नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। शुभम क्लासेस बात करता है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तैयारी की, जिसमें कि हिंदी मीडियम के किसी भी राज्य में के बच्चे हों उनके लिए हम बात करते हैं। शुभम क्लासेस सदैव जो है तत्पर है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बेहतर रिजल्ट बनाने का हमारा प्रयास है सभी बच्चों का। आज क्लास 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 जो चल रहा है उसमें आज हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे कि जो कि मोस्ट वांटेड यानी कि कह सकते हैं कि इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये कह सकते हैं कि इसको 11 मुल्कों के छात्र खोज रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक हर साल इस टॉपिक से हर साल एग्जाम में सवाल आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको एकदम सतर्क रहना है और ये सवाल आएगा ज़रूर, ठीक ना। इस पर हम डिस्कस करेंगे कि व्युत्क्रमणीय फलन क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है और किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, किसी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 1 और 2 होते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये समझ जाइए कि एकदम एग्ज़ाम में आना ही आना है। कोई फंक्शन आपको अलग से नहीं देगा, कहेगा कि चेक करिए कि फंक्शन एक ही है कि आच्छादक है, यानी कि 1 1 है कि 2 है। एक फंक्शन एक दे देगा, बोलेगा कि उसका इन्वर्स निकालिए, बोलेगा कि पहले चेक करिए कि इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, मतलब फंक्शन व्युत्क्रमणीय है कि नहीं। तो कोई फंक्शन व्युत्क्रमणीय है कि नहीं उसमें हम चेक करते हैं 1 1 और 2 और साथ में इन्वर्स निकालना, तो इसी में सब कुछ आ जाता है। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। जैसे हम बात करें अब एक फंक्शन, पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए। एक सेट ए है, एक सेट बी है, मान लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये है 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। यहाँ पे 1 का इमेज मान लीजिए ए है, 2 जुड़ा है हमारा इससे और 3 जुड़ा है मान लीजिए सी से। यहाँ पे हमारा सेट ए से सेट बी में हमारा एक फंक्शन है एफ, ठीक है। समुच्चय ए में ये फंक्शन का डोमेन होता है, ये फंक्शन का क्या होता है, कोडोमेन होता है, क्लियर है। और फंक्शन की रेंज की बात करें, जो परिसर परास होता है, रेंज की बात करें तो जो इसमें एलिमेंट जो जुड़े रहते हैं सेट ए के, वही हमारे क्या होते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट हमारे जुड़े हुए हैं, तो फंक्शन यहाँ पे 1 1 और साथ में 2 भी है, वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात करें फंक्शन इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा और इन्वर्स लिखने का क्या तरीका है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 जो है, यानी फंक्शन 1 का जो पेयरिंग है ए के साथ है, f2 का जो है पेयरिंग है, यानी कि जब फंक्शन, ठीक है, 3 जो है यहाँ पे हो गया सी के साथ। इसको कभी कभी इस तरह से भी लिख दिया जाता है, देखिएगा कि इस तरह से लिख दिया जाता है, ब्रैकेट में ये भी लिखा जाता है 1 ए, यहाँ पे है 2 बी, ठीक है, और यहाँ पे 3 सी, ये भी एक लिखने का तरीका है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है इस तरह से है कि 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है और 3 का इमेज क्या है, सी है। या हम कह सकते हैं कि 1 जुड़ा है ए से, 2 जुड़ा है बी से। ये तो हो गया फंक्शन। अगर हम बात करें कि ए से बी, इसको लिखते कैसे हैं, जो फंक्शन जो हमारा डिफाइन होता है ए से बी में, क्लियर है, अभी तक आप लिखते हैं। तो इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये चीज़ है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का जो रास्ता है हमारे पास f है, यानी f के माध्यम से हम सेट a से सेट b में पहुँच जा रहे हैं, यानी कि 1 का पेयरिंग a के साथ हो जा रहा है, 2 का b के साथ। लेकिन जब आने का रास्ता यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच गए, लेकिन आप जब जाने का रास्ता आपको पता है तो आने का भी पता होना चाहिए। इन्वर्स का जो कॉन्सेप्ट यहीं से है कि मान लीजिए आप कहीं पर जाएँ किसी रास्ते, जैसी कभी कभी नहीं होता है कि किसी जगहों पे आप चले गए, आपको जाने का रास्ता पता था, लेकिन जब आपको रिटर्न होना था तो आपको रास्ते भूल गया, यानी कि आपको जाने का रास्ता तो पता है लेकिन आने का नहीं है। तो आने वाला जो रास्ता होगा वही होगा क्या, इन्वर्स। देखिए इन्वर्स जो लिखा जाता है उसको यहाँ पे इन्वर्स जो हो जाता है यहाँ पे ठीक बी से ए में हो जाता है, उल्टा इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ इन्वर्स। बहुत बच्चे एफ इन्वर्स का मतलब ये निकाल लेते हैं, एफ इन्वर्स का मतलब ये निकाल लेते हैं 1/f। जी ये बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और यह जो रिप्रेजेंटेशन होता है जो एफ इन्वर्स हो जाता है, ठीक ये जो फंक्शन का डोमेन होता है, देखिए जो फंक्शन का रेंज होता है, फंक्शन का जो रेंज है ए बी सी है, वो जब इन्वर्स फंक्शन होता है तो वो फंक्शन का क्या हो जाता है, डोमेन। और जो डोमेन होता है वो फंक्शन का क्या हो जाता है, यहाँ पे रेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चीज़ होगा, अगर ये बात करें कि एफ इन्वर्स ए, ठीक है, एफ इन्वर्स ए का जो इमेज है 1 हो जाएगा, एफ इन्वर्स बी का जो पेयरिंग है 2 हो जाएगा, और एफ इन्वर्स सी जो है वो हो जाएगा 3, ठीक है। ये चीज़ हो जाता है, ठीक उसका उल्टा,
ठीक है। यहाँ पे ए जो है इसका प्री इमेज, इसको कह सकते हैं ये चीज़, जो बी है वो 2 के साथ जुड़ा है, और जो सी है जब इन्वर्स की बात करेंगे 3 के साथ, तो ये फंक्शन ऐसा कब होगा कि किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा तभी एफ इन्वर्स निकलेगा। जब भी एफ इन्वर्स होता है तो फंक्शन का डोमेन और रेंज आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ फटाक से चेंज हो जाएगा। एफ किसी फंक्शन का इन्वर्स को इस तरह से लिखते हैं, और ये बी और ए यानी कि डोमेन और जो है कोडोमेन आपस में तुरंत चेंज हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एफ इन्वर्स कभी 1/f नहीं होता, ये भी चीज़ है। आइए हम सीधे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि 1.3 में देखिए, 1.2 में बहुत ढेर सारे सवाल थे जो कि हम छोड़े हुए हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन अब लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1.3 में फंक्शन का 1 1 ऑन टू निकालना ही निकालना। जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? 1 1 और ऑन टू निकालना पड़ेगा। 1 1 को इंग्लिश में देखिए, 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ये कोई नया चीज़ नहीं है, इंजेक्टिव। ठीक है, और ऑन टू को भी कभी कभी सर्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, सर्जेक्टिव ये सिर्फ नाम है। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि आपको ये इसलिए हम बोले हैं कि 11 मुल्कों के छात्र इसको ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सवाल जो है यहाँ से एग्ज़ाम में हर साल आता है, और ऐसे तैयार रहना है जैसे ही दिखे वैसे ही तुरंत ढाई से गोली चला के इसको क्या कर देना है? मार देना है। मार देने का मतलब सॉल्व कर देना है। यहाँ से सवाल जरूर आएंगे। इस रिलेशन फंक्शन में कहीं से सवाल पूछे चाहे ना, लेकिन यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाएगा। आइए हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, साथ में गॉफ और फॉग का भी कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा, ये भी हम बता देते हैं, उसके बाद जो है सीधे हम इन्वर्स पे चलते हैं। देखिए, अगर एक फंक्शन, सपोज करिए एक फंक्शन हमारा सेट आर किसी से भी, सेट ए से सेट बी में इस तरह से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू, देखिएगा एफ एक्स इक्वल टू 4x + 9। ठीक है, ये हमारा, और एक फंक्शन g है। देखिएगा, सपोज करिए यहाँ पे एक फंक्शन g है, कहीं से भी मान लीजिए यहाँ पे c से d में इस तरह से डिफाइन है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे b से d में ये है gx इक्वल टू यहाँ पे 4x प्लस, ठीक है, 4x² + 9 है। क्लियर है? ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, दो अलग अलग फंक्शन है। ये फंक्शन का जो डोमेन है a से b में डिफाइन है 4x + 9, और फंक्शन जो g है b से d में डिफाइन है 4x² + 9। क्लियर है? इसमें क्या करना है कि अगर दो चीज़ हमेशा एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है फॉक यानी कि f कंपोजिशन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम बात करें, अगर 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 3 लिख देते हैं, 2 × 3 यानी कि 6 हो जाता है। देखिए फंक्शन का आप सम जोड़े, यानी कि दो फंक्शन अलग अलग दिए हैं तो उसको आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई जस्ट लाइक मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई के नाम पे फंक्शन का क्या होता है? कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन किया जाता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई के नाम पे धोखा है, एक तरह से कह सकते हैं। देखिए ए फॉग निकालना, ये डिफिनीशन है, आप बता दे रहे हैं क्या चीज़ होता है, और एक गॉफ निकालना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, और साथ में इन्वर्स का। तो पूरा का पूरा जो आपका ध्यान होना चाहिए 1.3 एक्सरसाइज में होना चाहिए। और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। देखिए ये जो डिफाइन होता है, ये f ऑफ gx, ठीक है, पहले gx पे ऑपरेट हो जाएगा, और ये जो होता है, जो बाद में होता है, पहले उस पर ऑपरेट होगा ये चीज़। ठीक ना, इस तरह से डिफिनीशन है। और कभी कभी तीसरा जो चीज़ है, ये भी नोट कर लीजिए आप, ये भी चीज़ होता है, तो ये हो जाता है उसी फंक्शन पे पहले ये चीज़ ऑपरेट होगा। ठीक है, तो फॉग, गॉफ और फॉफ, ये तीनों चीज़ एक क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा, निकालिए। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है फॉग। ठीक है, पहला क्वेश्चन, यहाँ पे f और g दो अलग अलग फंक्शन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो पूछ रहा है फॉग, तो ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पे gx। ठीक है, डिफिनेशन क्या है? gx क्या है हमारा? 4x² + 9। अब देखिए इस चीज़ को पूरा x समझिए, पूरा कैपिटल X समझिए, दिमाग में पूरा समझिए कि कैपिटल X है। ठीक है,
क्योंकि ये जो चीज़ है दिमाग में हमें 4x² प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, जितना भी आप सोच रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा हर साल एग्ज़ाम में आता है। तो मैं इसको पॉइंट आउट इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि सवाल यहाँ से पूछता है। एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं कैसा क्वालिटी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं टू द पॉइंट, चीज़ों को इधर उधर ज़्यादा घुमाते नहीं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। या आप इस चीज़ को पूरा f(x) समझिए। तो ये देखिए जब f(x) होगा तो फंक्शन f(x) है तो 4x + 9 है, तो x की जगह अगर कैपिटल X हो जाएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगा 4x + 9। क्लियर है? कैपिटल X है क्या, यहाँ पर रख दीजिए ये 4x² + 9 + 9, तो ये हमारा आ गया 4 चौको 16x², यहाँ पे 9 चौको 36 + 9, यहाँ पे हो जाएगा 16x² + 45। तो ये हमारा आया क्या फॉग। ठीक है, आप देखते होंगे कि चाहे 2 का 3 में मल्टीप्लाई करें तभी 6 आएगा, चाहे 3 का मल्टीप्लाई करें 2 में तभी 6 आएगा, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता। अगर आप फॉग निकाल लें तो अलग चीज़ आता है, गॉफ निकालते हैं तो अलग आ सकता है। कभी कभी फंक्शन ऐसा डिफाइन होता है कि फॉग और गॉफ बराबर आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन अमूमन हमेशा आप नहीं कह सकते हैं कि बराबर आएंगे। तो यानी कि फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ इन जनरल। ठीक है, किसी पार्टिकुलर केस में आ जाते हैं, हमेशा नहीं होंगे। तो देखिएगा आपने ये जो फॉग निकला 16x² + 45 आया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल हमको करने बहुत हैं। चलिए इसी में आप पलट दीजिए। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या पूछ रहा है इसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं ये चीज़, ये पूछ रहा है ये चीज़ कैसे डिफाइन है। पहले ऑपरेट हो जाएगा जो बाद में है f(x). ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा f(x) क्या है 4x + 9, 4x + 9। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, देखिए अगर यहाँ पे x है तो ये 4x² + 9 है, तो यहाँ पे जैसे कुछ आएगा x की जगह मान लीजिए √2 आया, तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ √2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ भी t आ जाएगा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ t हो जाएगा। घंटी बज रहा है यहाँ पे, इससे परेशान मत होइएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, हर जगहों पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आपको जो है इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी छात्र पढ़ने वाले हैं। कितना घंटी बजेगा भाई, बंद करो। चलिए 4x + 9, x की जगह अगर 4x + 9 है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ उधर भी यहाँ पे हो जाएगा 4x + 9 का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं। यहाँ पे 4a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे 16x² हो जाएगा, 9 9 जा 81 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 चौको 36 दूना के 72 x + 9, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 16 चौको 64 x², यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4, 4 बटे 32 324, यहाँ पे हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूना के 8, 7 चौको 28 इंटू x + 9 बाहर है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 64x², थोड़ा यहाँ पे 288 x, 324 और 9 कितना हो जाएगा 9 4 13 333। ये चीज़ क्या आ गया गॉफ। आप साफ साफ दिख रहे हैं कि जो फॉग है यानी कि 16x² + 45 आया है, जबकि यहाँ पे जो गॉफ है ये चीज़ आया है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, इसलिए फॉग नॉट इक्वल टू ये चीज़ हमेशा नहीं होगा। ठीक है, हमेशा नहीं होगा। तो एक एग्जांपल से हम क्लियर किए कि अगर कोई फंक्शन दिया है f और एक फंक्शन g दिया है तो कैसे गॉफ और फॉग निकाला जाएगा। इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन आपको याद रहना चाहिए कि ये चीज़ कैसे डिफाइन है। तो ये चीज़ ऑपरेट होता है पहले g पे। ठीक है, पहले g पे ऑपरेट हो जाएगा, और ये जो चीज़ है तो अब पहले ऑपरेट होगा gx पे। क्लियर है? तो ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। इसी में अगर एक चीज़ आगे इसी में बता देते हैं, और एक चीज़ और देख लीजिए। इसी में अगर फंक्शन हमारा दिया है 4x + 9, तीसरा चीज़ देख लीजिए, ये f ऑफ f पूछ दिया जाए, ये चीज़ हो जाता है। देखिए पहले इस पे ऑपरेट हो जाएगा। क्लियर है? ये देखिए f(x) हमारा क्या है इक्वेशन 1 से 4x + 9। अब ये पूरा x की तरह काम करेगा, पूरा जस्ट लाइक कैपिटल X समझिए। अगर कैपिटल X होगा तो यहाँ पे 4X + 9 हो जाएगा। तो ये जो है जाएगा 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 4x + 9
प्लस 9, तो ये चीज़ क्या आ गया, 4 चौको 16x, यहाँ पे 9 चौको 36, 9 45, ठीक है। तो ये फाफ आ गया है, ठीक है। ये 16x प्लस 45, यहाँ पे ये चीज़ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जी ऑफ जी, क्लियर है। यहाँ पे ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। तो ये रहा छोटा सा छोटी सी चीज़, लेकिन एग्ज़ाम में 2 नंबर 1 नंबर बहुत आसानी से देके जाता है। चलिए अब आते हैं सीधे इन्वर्स फंक्शन निकालना। पहले बात चेक करना कि कोई फंक्शन जब दिया हो तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं। हमेशा आपको एग्ज़ाम में एक अच्छा क्वेश्चन बन के निकल के आता है और उसको हम बताएंगे कैसे फंक्शन पता करेंगे कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। और जब इन्वर्टिबल होगा तो उसका इन्वर्स क्या होगा, ये भी सवाल में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, उसके बाद आते हैं सीधे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.3 का चौथा क्वेश्चन है। पहले देखिए सारे क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के, 1.3 के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। पहली बात, एक फंक्शन दिया है हमारा f(x = 4x + 3 / 6x - 4। यहाँ पे बोल रहा है कि x की वैल्यू हर एक कुछ भी ले लीजिए, लेकिन 2/3 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 2/3 जैसे x की वैल्यू 2/3 रखेंगे, यहाँ पे 2/3 रखेंगे, 3 दूना के 6, 2 4 हो जाएगा, 4 - 4 0, 0 में किसी संख्या से भाग देते तो इनफाइनाइट आ जाता है। यानी कि x = 2/3 पे जो है हमारा फंक्शन ही परिभाषित नहीं है। हमें प्रूफ करना है कि f(x) हमारा क्या होगा, x होगा। यानी कि यहाँ पे क्या निकलना है, f, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, हमें प्रूफ करना है कि x होगा। और यही नहीं, ये अगर यहीं पे क्वेश्चन रोक देता है तो क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाता है। लेकिन पूछ रहा है कि f का प्रतिलोम फलन क्या होगा। ये यानी कि जो फंक्शन f दिया है इसका f इनवर्स निकालना, ये सबसे बड़ा टास्क है, क्लियर है। तो वो भी हम बताएंगे। पहले आइए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है f(x) हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए f(x) क्या है, f(x) हमारा क्या है, पहले देखिए यहाँ पे 4x + 3 अपान में यहाँ पे हो जाएगा 6x - 4। कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक होना चाहिए, क्लियर है। अब देखिए अगर आपको समस्या हो रही है, इस पूरे चीज़ को कैपिटल X मान लीजिए, माना, ठीक है। इसको आप साइड में मान लीजिए। अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तब यहाँ पे 4x + 3 अपान में 6x - 4, इस पूरे चीज़ को आप कैपिटल X माने। ये बताइए कि अगर f(x) स्मॉल x है तो फंक्शन ये है। अगर कैपिटल X कर देंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे कैपिटल X हो जाएगा। यहाँ आप देखिए ये हो जाएगा 4X + 3 अपान में, इस समझने के लिए किए हैं, बाद में आप डायरेक्ट करेंगे ये चीज़। अब देखिए x है क्या, ये चीज़ है, कैपिटल X क्या है, तो यहाँ पे सब रखिए कैपिटल X क्या है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, करके जाएंगे तभी समझ में आएगा। कोई भी इतना डिटेल में नहीं बताएगा। हिंदी मीडियम किसी भी बोर्ड से हों, जो भी बच्चे हैं अभी से समझ जाएं, जो अभी पढ़ना नहीं शुरू किए हैं पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ पे -4 हमारा जो सितंबर का टारगेट है, जो 20 नंबर का, वो सबसे पहले ये रिलेशन फंक्शन का, यहाँ से सवाल आएंगे 5 नंबर के, और 5 नंबर का त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक डिटरमिनेंट से कोई एक पोर्शन हम कवर कर लेंगे, 20 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 6x - 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4x, तो यहाँ पे 16x हो जाएगा, प्लस 4 3 12, ये 3 सीधे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 18x - 12 अपान में। देखिए ये चीज़ तो जब जैसे एलसीएम लेके पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 6 चौको 24x हो जाएगा, यहाँ पे 6 18, ठीक है। और ये चीज़ पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 चौको 24 हो जाएगा, -24x, ठीक है, और प्लस 16, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कट गया। अब देखिए क्या है, 16x और 18x कितना हो जाएगा, 34x, 16 18 34 हो जाएगा ना, 34x, ये 12, ये कट गया। यहाँ पे देखिए 18 और 16 फिर 34 हो जाएगा, 34 कट जाएगा, ये आ जाएगा x। यही तो आया, यही हमें प्रूफ करना था। ये क्या था, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये चीज़ आ गया हमारा x, यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था। तो जैसे स्टेप हम कर रहे हैं उसी तरह से आपको करना है। यानी कि f(x) जो है x आ गया, ये चीज़ हमने दिखा दिया। कोई भी चीज़ स्टेप खाना नहीं है,
आप उसको जो है दिखाना है। बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि 4 ऑप्शन पड़ा हुआ है आप तुरंत किसी भी तरह से भले ही कैलकुलेट मत करिए, आपका आंसर आ जाए। चलिए, इसी में हमें निकालना है फंक्शन का इन्वर्स। क्या कह रहा है, एफ का प्रतिलोम फलन क्या होगा। चलिए, हालांकि इसमें डायरेक्ट बोल दिया है कि एफ का प्रतिलोम फलन निकालिए, तो ये जो चीज़ है यहीं से हालांकि निकल जाता, लेकिन हम इसको अभी देखिए निकाल रहे हैं। कैसे फंक्शन का प्रतिलोम फलन निकलेगा, यहाँ पे देख लीजिए। प्रतिलोम फलन निकालने का जो स्टेप है, जो चीज़ देखिए, इसको सॉल्यूशन देखिए। इसको मान लेंगे कि जो माना ये y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि जो एफ एक्स है उसको आप y मान लेंगे, तो यहाँ पे y हो जाएगा 4x प्लस 3 अपान में यहाँ पे 6x माइनस 4। अब जो यहाँ y की वैल्यू जो है x के टर्म में है, यानी कि y यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है x के टर्म में, तो हमारा अगला टारगेट होगा कि x की वैल्यू y के टर्म में हम जो कर देंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 6x माइनस 4 इंटू वाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा प्रोसेस, पूरे सवालों में हम करेंगे। यहाँ पे देखिए 6xy माइनस 4y, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 3। x वाला टर्म इधर लाइए, ये 6xy माइनस 4x, ये माइनस 4y ये बराबर उधर ले जाइए प्लस 3। y वाला सब सारे टर्म उधर बटोरिए। x यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, 6y माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा 4y प्लस 3। यहाँ पे 6 x कॉमन है ना, x कॉमन है, x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4y प्लस 3y, ये चीज़ हो जाएगा 6y माइनस 4। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि वहीं आ गया, तो इस इत्तेफाक से ऐसा आ गया है, ठीक ना। अमूमन ऐसा होता नहीं है। x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4y प्लस 3 अपान में ये 6y माइनस 4। अब देखिए एफ एक्स है क्या, y इक्वल टू एफ एक्स है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक ही चीज़ है। तो f को उधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। ये जो x है ये रिप्लेस हो जाएगा f इनवर्स y, यहाँ पे हो जाएगा 4y प्लस 3 अपान में 6y माइनस 4। यही फंक्शन का क्या हुआ, इन्वर्स हुआ। क्लियर है, यही फंक्शन का क्या हुआ, इन्वर्स हुआ, ये चीज़। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाद में हम आपको और भी कुछ चीज़ें आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो करने हैं इसी तरह से करने हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होते हैं तो हम थोड़ा सा अलग तरह से बताते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में चीज़ों को दिखाना पड़ता है यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, तो फंक्शन जो है हमारा कैसे निकाला गया, इन्वर्स ये रहा। आइए क्वेश्चन नंबर, हम जो फंक्शन दिए हैं ना उस क्वेश्चन को हम करेंगे। यहाँ पे एक ही है फलन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करें या जो भी थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 आप ही के बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजी क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। एक फंक्शन हमारा रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन किया गया है। रियल नंबर क्या है, यहाँ पे बार बार हम बोलते हैं रियल नंबर माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यानी कि फंक्शन का जो डोमेन है, कोडोमेन है, दोनों ही हमारा क्या है, रियल नंबर है। बहुत ज़्यादा इससे मतलब है नहीं। मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू लेंगे यहाँ से होता है, और जो x की वैल्यू लेने पे जो वैल्यू आता है वो फंक्शन जो वो पॉइंट जो है इस समुच्चय का होता है। बस इतना ही मतलब है यहाँ पे। तो फंक्शन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विचार कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, यानी कि फंक्शन हमें व्युत्क्रमणीय दिखाना है, व्युत्क्रमणीय। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्टिबल। क्लियर है, इनवर्टिबल है ये सिद्ध करना है, और साथ में का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें f इनवर्स भी बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। फंक्शन पहले सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमणीय है, यानी कि इन्वर्टिबल है। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स क्या होगा। क्लियर है, देखिए जैसे होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ पहले चेक करना है कि
ये काम हम जो करने जा रहे हैं ये हो पाएगा कि नहीं, पहले बात चेक करते हैं। अगर हो पाएगा तो कैसे होगा, पहले अगर नहीं हो पाएगा तो उसको, यानी कि फंक्शन अगर व्युत्क्रमणीय नहीं है उसका व्युत्क्रम निकलेगा ही नहीं। अगर कोई काम अगर आपसे नहीं होने लायक है तो काम करिए मत। अगर आप कोई काम आपसे होने लायक है तभी वो काम करेंगे। तो अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तभी इन्वर्स निकलेगा, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। एक छोटी सी बात हो गई। तो सबसे पहले कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए क्या है कंडीशन, कि वह फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1, इसी को इंजेक्टिव भी बोलते हैं इंग्लिश में, प्लस आंटू यानी कि आच्छादक, एकाकी फलन और आच्छादक फलन होना चाहिए। ये हुआ इंग्लिश में बात। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1, ठीक है। 1 1 चेक करेंगे, बहुत आसान है। क्या करते हैं x1, यहाँ पे x1 कामा x2 यहाँ से एलिमेंट लेते हैं डोमेन से, ठीक है। यहाँ पे चूंकि डोमेन और को डोमेन एक ही है इसलिए हम मेंशन कर देंगे। तो क्या करते हैं, स्टेप याद आ रहा है, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.2 में खूब किया गया है। यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये जो चैप्टर है ना, यहाँ पे क्या है, x1 की जगह अगर x है तो 4x प्लस 3 है, तो x की जगह x1 हो जाएगा, तो 4x1 प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पे ये साफ साफ दिख गया होगा कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 4x1 इक्वल टू, यहाँ पे 4x2, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे फाइनली हम क्या पा गए, x1 इक्वल टू x2। थोड़ा सिलेबस खींचने के चक्कर में है इसलिए थोड़ा फास्ट हो रहा है। तो ये फंक्शन अभी तो 1 1 हुआ। आंटू के लिए क्या होता है, देखिए आंटू के लिए क्या होता है कि y बिलोंग्स टू r, यानी कि ये को डोमेन से कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं एट रैंडम, यहाँ से कोई एलिमेंट ले लेंगे और इसका प्री इमेज ढूंढेंगे इसमें, वो x की, तो वो कैसे ढूंढते हैं, तो यहाँ पे fx हमारा y होता है, ये चीज़ हो जाता है 4x प्लस 3, यहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म में है, ठीक है। y की वैल्यू x के टर्म में है, x की वैल्यू y के टर्म में लाते हैं, x की वैल्यू y के टर्म में लाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 3/4 इक्वल टू x इक्वल टू यहाँ पे y माइनस 3/4। ये जो x है, x तो हमेशा कहाँ से होता है, ये r यानी कि डोमेन का पॉइंट होता है। x जो है हमेशा डोमेन का पॉइंट होता है और y जो होता है हमेशा को डोमेन का पॉइंट होता है। क्लियर है। तो ये जो है क्या है कि फॉर ऑल, इसको जो लिख रहे हैं इसको समझिएगा, जो लिखने जा रहे हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, r यहाँ पे हम कह रहे हैं को डोमेन की बात कर रहे हैं। आंटू होने के लिए क्या होता है, जो डिफिनीशन हम बताए थे कि एक फंक्शन यहाँ से है, सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन f डिफाइन है, इसके प्रत्येक एलिमेंट यहाँ से इस तरह से जुड़े होने चाहिए। क्लियर है, कुछ याद आ रहा है। यानी कि सेट बी का, यानी कि को डोमेन का कोई भी एलिमेंट अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। अगर आसान भाषा में समझे तो किसी न किसी सेट ए के एलिमेंट से जुड़े होने चाहिए। यानी कि हम ये कहें कि सेट बी का, यानी कि को डोमेन के एलिमेंट का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में। ये हुआ इसका मतलब। थोड़ा मैथमेटिक्स की भाषा भी सीखेंगे और जो थोड़ा सा ठेठ भाषा भी जिसको कहते हैं, समझने वाली भाषा। और गणित कोई भी भाषा हो बस समझ में आ जाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, जो कि r होगा कोड मीन्स देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है कि देयर एग्जिस्ट का मतलब होगा कि हमें एक ऐसा मिलेगा, या देयर एग्जिस्ट मतलब एक ऐसी वैल्यू होगी सच दैट, इस तरह से कि आप इंग्लिश में भी लिख देंगे इस तरह से कि y x बिलोंग्स टू x इक्वल टू यहाँ पे y माइनस 3/4 बिलोंग्स टू ये r, ये जो r होगा डोमेन का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि y यानी को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का जो है एक जो है प्री इमेज हमें मिलेगा, जो कि y माइनस 3/4 टाइप का होगा, लेकिन ये होगा डोमेन का एलिमेंट। ठीक है, जैसे हम बात करें, अभी बात कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा, चीज़ें अभी समझ में आ जाएंगी। देखिएगा इसमें होता क्या है, इन्वर्ट, यहाँ पे देखिए, इसको अभी क्लियर हो जाएगा। इन्वर्स फंक्शन, यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन में भी यही काम करेंगे। होता क्या है कि जैसे हम बात करें, x की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रखिए, तो आप यही y होता है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे y हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
x की वैल्यू आप 2 रखिए, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 दूना के 8 3 11 है, ठीक है। x की वैल्यू इसी फंक्शन में 3 रखिए, अभी समझ में आ जाएगा। y की वैल्यू 4 3 12 3 15। ये जो है देखिए, अगर हम कहें इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन हमारा r से r में डिफाइन है, 1 का जो इमेज है वो 7 है, 2 का इमेज है 11 है, 3 का इमेज 15 है। तो जब हम उल्टा बात करेंगे तो 7 का इमेज आना चाहिए 1, 11 का इमेज आना चाहिए 2 और 15 का इमेज प्री इमेज आना चाहिए, ठीक ना। 7 का प्री इमेज 1 आना चाहिए, जो कि इसी से आ जाएगा। y आप 7 लीजिए, y आप 7 लीजिए, देखिएगा पक्का x की वैल्यू 1 आएगी। 7 लीजिए, 7 माइनस 3/4, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, 4/4 करेंगे 1, x की वैल्यू 1, जो कि x तो इधर का होता है ना वैल्यू। देखिए y की वैल्यू 11 लीजिए, y की वैल्यू 11 रखिए, 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 करेंगे क्या होगा 8, 8 में से 4 भाग देंगे 2 आएगा, 2 x की वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पे, तो यानी कि 11 का जो प्री इमेज 2 होगा, 15, 15 में से 3 रखेंगे कितना घटा देंगे 12, 12 में से 4 जाएगा 3, देखिए 3 होगा। तो यही काम जो है, यानी कि आप इधर से कोई भी एलिमेंट लेंगे, y की वैल्यू आप 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, √2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसका प्री इमेज इसमें हमें मिलेगा। यही होता है आंटू, आच्छादक होने की यही कंडीशन होती है, ठीक है। मैथमेटिकली एक और देखा जाए, आच्छादक होने के लिए कंडीशन है, जो फंक्शन का कोडोमेन होता है वो चीज़ बहुत कम करना है, ज़्यादातर यही करना है। जो फंक्शन का कोडोमेन होता है वो फंक्शन के रेंज ऑफ f, यानी फंक्शन का जो रेंज है उसके बराबर हो जाए। ये तो गणितीय भाषा से हो गया, लेकिन ऐसा बार बार हम फंक्शन का डोमेन कोडोमेन दिया रहता है, रेंज ऑफ f निकालना, ठीक है। रेंज ऑफ f तो सिखाया नहीं गया है, तो हमें उतना ही सीखना है जिससे मेरा काम चल जाए। बस आपको 1 1 आंटू और फंक्शन का कैसे इन्वर्स निकालना है वो चीज़ है। फंक्शन का इन्वर्स क्या है, ये चीज़ हम निकाल दिए। फंक्शन का इन्वर्स निकाले हैं कहीं पे, अभी तो फंक्शन हम चेक किए हैं, फंक्शन क्या हुआ 1 1 हुआ, आंटू हुआ। अब देखिए फंक्शन का जो इन्वर्स होगा यही होगा, फंक्शन का जो इन्वर्स होगा, देखिए आप आंटू निकाल लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। आंटू जो निकालेंगे वही हमारा क्या होगा, क्लियर है। जो आंटू निकालेंगे, ये जो आप x निकाले हैं, x इक्वल टू वाई माइनस 3/4, यहीं से हमारा आंटू आ जाएगा, ठीक है। अरे इन्वर्ट ये x से क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पे y था, x इक्वल टू क्या होगा f इनवर्स y, ठीक है। तो ये हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू यहाँ पे y माइनस 3/4। बाद में क्या हो जाता है कि y को रिप्लेस कर दिया जाता है x से, तो बाद की बात है, लेकिन फंक्शन का जो इन्वर्स होगा यही होगा, क्लियर है। तो ये रहा, तो आंटू ही निकालना मेन काम है, फंक्शन का इन्वर्स निकालना उतना बहुत आसान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पे, फिर से वही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की बात हो रही है। अभी भी जो बच्चे हम बार बार सचेत कर रहे हैं कि अभी भी समझ जाइए, एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ना है, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे सीबीएसई बोर्ड, किसी भी मीडियम के बच्चे हैं। सवाल लगाने का तरीका, जो कॉन्सेप्ट है, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, कभी भी अगर फंक्शन 1 1 निकालने का, आंटू निकालने का जो तरीका हम बता रहे हैं, अगर हम जो बता रहे हैं वही है, इन्वर्स जो निकालने का जो तरीका है, जो कंडीशन है कि कोई फंक्शन 1 1 आंटू होगा तभी उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो दुनिया में कोई भी टीचर हो, कहीं का बोर्ड हो, कहीं पे भी ये सिलेबस में है तो उसी तरह से बताया जाएगा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं अलग होगा। सवाल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं। एक फंक्शन हमारा r प्लस, यानी कि जो फंक्शन का डोमेन है वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि 0 से इन्फाइनाइट। देखिए r जो होता है ना, ये चीज़ r का खेल समझिए, ये दो तरह का होता है, एक तो r प्लस और एक r माइनस। जो r प्लस होता है 0 से इन्फाइनाइट हो जाता है, और ये r माइनस जो होता है माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ जो हो जाएगा r प्लस, ये 0 से इन्फाइनाइट होता है, ध्यान दीजिएगा, 0 से इन्फाइनाइट, और जो नेगेटिव होता है ये चीज़। तो यहाँ पे जो डोमेन है फंक्शन का वो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और जो फंक्शन का को डोमेन है 4 से इन्फाइनाइट है, क्लियर है। यानी जो y की वैल्यू आएगी इसी 4 और इन्फाइनाइट के बीच में आएगी। पहली बात समझ में आ गया।
इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं ये सब क्या दिया है, तो ये चीज़ भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम पॉइंट आउट करते रहेंगे। हालांकि जो है क्वेश्चन बोला है कि ये जो फंक्शन है r प्लस से एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस पर विचार करना है कि सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय का मतलब है इन्वर्टिबल, इंग्लिश में इन्वर्टिबल बोलते हैं। इन्वर्टिबल मतलब है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू दिखाना है, तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स y इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 द्वारा प्राप्त होगा। यही चीज़ भी हमें देखना है, यानी कि इन्वर्स भी निकालना है। सबसे पहले देखिए 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 हमें चेक करना पड़ेगा। 1 1 या कभी कभी इंजेक्टिव भी बोल देते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 1 ही जाने, अगर इंजेक्टिव आ गया तभी आप हिंदी में क्या बोलेंगे, एक एक ही। तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, हाँ चलिए सही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पे देखिए बहुत बच्चे इसमें सोचेंगे कि फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू -2 रख देंगे, 2 पे रखेंगे वैल्यू सेम आएगा, -2 पे रखते हैं, -2 लेंगे नहीं ना, क्यों। अब देखिए यहाँ पे लीजिए क्या करते हैं 1 1 के लिए, x1 x2 हम लेंगे r प्लस से। ध्यान दीजिएगा x1 x2 जो है इस तरह से होंगे कि धनात्मक होंगे, r प्लस है क्या 0 से इन्फानाइट के बीच में, यानी कि x1 x2 दो धनात्मक संख्याएं हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं fx1 इक्वल टू fx2। आई होप कि आपको कम से कम 1 1 तो निकालना आ ही गया होगा। अगर 4-5 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 हो गया है, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 7 हुआ, क्वेश्चन नंबर 8वां हम कर रहे हैं, 9वां भी बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6वां भी बता देंगे। अगर इतने सारे क्वेश्चन करके जा रहे हैं ना, तो हमारा इन्वर्स का काम तमाम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए। fx1 क्या हो जाएगा यहाँ पे समीकरण 1 से, ये हो जाएगा हमारा x1 स्क्वायर, अगर हम बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ बात होगी, यहाँ पे हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट जाएगा। अरे यहाँ पे देखिए कितने लोग गलती करते हैं, देखिएगा बहुत लोग क्या करेंगे x1 x काट देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये आप इधर लाएंगे x1 स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में सुधार करिए, इक्वल टू 0। अब यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 हो जाएगा। क्लियर, इक्वल टू 0। देखिए अगर x1 x2 दो धनात्मक संख्याएं, देखिए यहाँ पे x1 और x2 क्या है 0 और इन्फाइनाइट, तो दो धनात्मक संख्याओं का सम, अगर दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे 2 + 5 अगर लेते हैं तो कभी भी 0 नहीं आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से दूसरे ब्रैकेट से तो 0 आएगा नहीं। x1 प्लस x2, ध्यान दीजिएगा x यहाँ पे लिखना पड़ेगा x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव है। हाँ, अगर दो नंबर पॉजिटिव हैं तो उनका डिफरेंस 0 आ सकता है, तो कहीं ना कहीं जो है पहले वाले ब्रैकेट से, ये जो ब्रैकेट है इसी से हमारा यहाँ से क्या होगा, इसी ब्रैकेट को 0 करना पड़ेगा। x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया x1 इक्वल टू x2। क्लियर है ये चीज़। तो x1 इक्वल टू x2 ही हमारा, देखिए जो क्वेश्चन को करने का तरीका है आप हमेशा मैथमेटिकल वे में करेंगे, ये नहीं कि कुछ भी कर दें उसमें। ठीक है, अगर आपको सत्र पसंद आ रहा है, अब मज़ा आ रहा है कि आपको लग रहा है कि हम कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं और कोई डाउट नहीं हो रहा है, कोई डाउट ही नहीं हो रहा है 1 1 और ऑन टू निकालने में, ठीक है, तो आप जो है इस बात पे लाइक कर दीजिए, यही हम बार बार कहते हैं। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फंक्शन 1 1, यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन क्या हो गया 1 1। लिखने की ज़रूरत है, फिर आप अपने से भी लिख लीजिए। दूसरा चीज़ क्या देखेंगे, ऑन टू। चलिए ऑन टू के लिए क्या करेंगे कि लेट या माना, ये जो हमारा fx है इसी को हम लोग y मानेंगे। देखिए ऑन टू ही निकालना है, यानी कि फंक्शन का रेंज भी निकालने का तरीका है और यही इन्वर्स निकालने का भी तरीका है। ax स्क्वायर प्लस 4, क्लियर है, यही y हुआ x स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म में है, तो ऑन टू निकालने के लिए हमारा जो तरीका है कि x की वैल्यू y के टर्म में कर दें। यहाँ पे हो गया x स्क्वायर को पहले लिख दीजिए थोड़ा अच्छा लगे, y माइनस 4, x की वैल्यू क्या है अंडर रूट y माइनस 4,
चूँकि यहाँ पे प्लस माइनस होता है तो माइनस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि x हमेशा यहाँ से लिया जाता है और ये जो चीज़ हमेशा पॉजिटिव है। r प्लस का मतलब 0 से इन्फाइनाइट के बीच में। r प्लस को भूलिए मत, इसका बहुत काम है। r प्लस है क्या, 0 से इन्फाइनाइट के बीच में। और ये जितनी भी सारी x की वैल्यू ली जाती है यहीं से ली जाती हैं। डोमेन से ही x लिया जाता है, जो आता है वो होता है यहाँ का पॉइंट। क्लियर है? तो ये माइनस नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि x हमारा नेगेटिव नंबर नहीं है। x डज नॉट बिलोंग्स टू नेगेटिव नंबर। x हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा, तो प्लस को लिखते नहीं है, y-4। क्लियर है? ये चीज़ हम क्या, ठीक है, यहाँ से जो है इसको y एक हम यहाँ से लेके चलते हैं 4 कामा इन्फाइनाइट से, यानी कि आप y जो है एक अटेंडम एलिमेंट लेंगे यहाँ से 4 कामा इन्फाइनाइट से, यानी कि कोडोमेन का एलिमेंट। तो आपको एक एलिमेंट इसमें मिल जाएगा x के रूप में, जो कि y-4 अंडर रूट y-4 होगा। इस तरह से ये फंक्शन ऑन टू हो गया। इसको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखेंगे ना, देखिए लिखने का तरीका समझिएगा, यही गड़बड़ हो जाता है। इसमें लिखेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 4 कामा इन्फाइनाइट, यानी कि 4 कामा इन्फाइनाइट्स में से कोई भी आप एलिमेंट लेंगे, y क्या है, एक अटेंडम एलिमेंट है, तो आपको हमेशा देयर एग्जिस्ट एक ऐसा नंबर मिलेगा। देयर एग्जिस्ट मतलब होगा कि हमें ऐसा मिलेगा, सच दैट, इस तरह से कि इसका पूरा मतलब ही है, इसको देख लीजिएगा, हम y यानी कि 4 और इन्फाइनाइट के बीच में कुछ भी लेंगे, फॉर ऑल, प्रत्येक y के लिए हमें एक ऐसा नंबर x मिलेगा सच दैट कि x इक्वल टू अंडर रूट y-4, और ये जो होगा हमेशा यहाँ से होगा, r प्लस का होगा। ठीक है, ये चीज़ तो यही होता है ऑन टू दिखाने का। इसको थोड़ा लिखने का तरीका अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 4 कामा इन्फिनिटी देयर एग्जिस्ट x सच दैट x इक्वल टू अंडर रूट y-4 बिलोंग्स टू r प्लस। y हमेशा कोडोमेन का रहेगा और x हमेशा डोमेन का पॉइंट होगा। क्लियर है? तो यही हमारा फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। और इन्वर्स निकालना है तो यहाँ पे लिख दीजिए सिंस चूँकि फंक्शन, या यहाँ पे लिख दीजिए चूँकि फंक्शन क्या है 1 है और प्लस क्या है ऑन टू है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया, व्युत्क्रमणीय है, हो गया। इतना लिखिए, चूँकि फंक्शन एकाएकी और आच्छादक है इसलिए फंक्शन क्या हो गया, व्युत्क्रमणीय हो गया। और फंक्शन व्युत्क्रमणीय तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, यही तो होगा, ये जो आप निकाले हैं यही तो है f इनवर्स y इक्वल टू अंडर रूट y-4, क्योंकि fx इक्वल टू यहाँ पे ये है तो यही तो है y। ठीक है, ये बताइए y इक्वल टू fx है, ठीक है, fx को इधर लिखिए, इधर y कर दीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर लेते जाएंगे f इनवर्स y, यही होगा। x की जगह f इनवर्स y कर देंगे तो f इनवर्स y इक्वल टू अंडर रूट y-4, यही फंक्शन का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स निकालना बहुत आसान हो जाता है जब आप फंक्शन 1 और ऑन टू, हाँ अगर यही मान लीजिए फंक्शन 1 हो जाए ऑन टू नहीं होगा तो फंक्शन व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, ये बहुत बड़ी कंडीशन है। क्लियर है? चलिए ये चीज़ हो गया। एक चीज़ और हम बता दें, तो जो फंक्शन यहाँ पे आप जब f इनवर्स लिखेंगे तो फंक्शन का ये जो डोमेन चेंज हो जाता है, यहाँ से हो जाता है 4 कामा इन्फाइनाइट, यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा r प्लस, ठीक है, और यहाँ पे f इनवर्स y इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट y-4 हो जाएगा। क्लियर है? ये जो है सारे के सारे जो y लिए जाएंगे यहाँ से लिए जाएंगे, कहाँ से लिए जाएंगे, 4 कामा इन्फाइनाइट से। बाद में इसको x से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आपको करना नहीं है, जितना हमको क्वेश्चन में बोला है उतना ही करते हैं। बाद में y को हम x से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो चीज़ करना नहीं है, आपको फिलहाल इतना ही दिखाना है कि फंक्शन का जो इन्वर्स है वो अंडर रूट y-4 है, एक क्वेश्चन में दिया है। क्लियर है? ये f इनवर्स को समझ लीजिएगा क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको 1/f मत कर दीजिएगा। हालांकि x के पावर -1 हो तो ये तो 1/x होगा,
लेकिन ये जो है एक रिप्रेजेंटेशन है, एक उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिर उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपकी स्क्रीन पे हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यही वो क्वेश्चन है जो मोस्ट वांटेड है। यही जो है क्वेश्चन है जिसको पूरे 11 मुल्कों के छात्र इसको ढूंढ रहे थे। इस टाइप के सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक फंक्शन हमारा जो दिया है आर प्लस, यानी कि अभी आर प्लस के बारे में डिस्कस कहते हैं। फंक्शन का डोमेन है कोडोमेन, यहाँ पे -5 से इन्फाइनाइट है। यहाँ पे -5 से, ध्यान दीजिएगा, -5 से इन्फाइनाइट है। यहाँ पे जो फंक्शन एफ एक्स है 9x² + 6x, यहाँ पे -5 है, क्लियर है। तो कह रहा है कि इसमें सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है ये व्युत्क्रमणीय है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो इन्वर्टिबल है। और इन्वर्टिबल फंक्शन दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है, फिर से बार बार हम बोल रहे हैं व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय फलन दिखाने का मतलब है फंक्शन क्या होगा, एकैकी होगा। वह फलन, वह फंक्शन जो एकैकी हो, 1 हो और प्लस आच्छादक हो, यानी कि आंटू हो। आंटू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ये हो गया 1, बीच बीच में पॉइंट आउट भी करते रहेंगे। ये हो गया आंटू, इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। और जो फंक्शन एकैकी और आच्छादक दोनों होता है, जो कि यानी कि 1 और आंटू दोनों होता है, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। इंग्लिश में बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव जब भी बोल दिया जाए तो जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा वही फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ये चीज़ हो गया मोटी मोटा। तो बार बार यानी कि सारा का सारा जो हमारा फोकस है वो फंक्शन के 1 और आंटू निकालने पर है। अब देखिए, ये फंक्शन हमें चेक करना है इन्वर्टिबल है कि नहीं, और इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स क्या होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और हम बता देते हैं। चलिए पहले इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। पहला चीज़ हम क्या दिखाएंगे, 1 ये 1 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 तो क्या करेंगे, x1, x2 बिलोंग्स टू r प्लस। यहाँ से डोमेन से हमेशा जो r प्लस जो x1 x2 लिया जाता है, यहाँ से लिया जाता है डोमेन से। जो वैल्यू निकल के आती है, आप दो अलग अलग एलिमेंट ले लिए हैं, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि x1 जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और x2 जो है r प्लस, एक मिनट, ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा रहेगा। r प्लस जो होता है यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस 0 से इन्फाइनाइट होगा, 0 से इन्फाइनाइट होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप दो अलग अलग एलिमेंट ले लीजिए। अगर पॉजिटिव नंबर है, ये सब बात के बाद तो डोमेन कोडोमेन निकालते समय बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी मिटा देते हैं, इसको अनावश्यक लिखने, अनावश्यक बर्डन नहीं लेना है। जो चीज़ हमको पूछ रहा है वही काम करेंगे। तो यहाँ पे करते क्या है, हमारा जो f(x1) इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये f(x2), तो यहाँ पे हो जाएगा 9x1², यहाँ पे 6x1 माइनस 5। क्लियर है। x2² यहाँ पे हो जाएगा 9x2² प्लस 6x2 -5। देखिए, तो ये -5 से कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है सबको इधर बटोरिए। यहाँ पे हो जाएगा 9x1², यहाँ पे 9x2²। क्लियर है। यहाँ पे हो जाएगा 6x1 माइनस 6x2 = 0। अब देखिए कैसे होगा। 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 9 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 = 0। दोनों ही जगहों से क्या कॉमन है, दोनों जगहों से क्या कॉमन भाई, एक चीज़ है ना, इसको ये स्क्वायर रहेगा। हम कह रहे हैं क्या गड़बड़ हो रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे अब ये x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे 6 है, यहाँ पे x1 माइनस x2 = 0। ठीक है।
अब दोनों जगहों पे क्या कॉमन है, x1 माइनस एक्स टू कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 9, ये ब्रैकेट में हो जाएगा x1 प्लस x2, यहाँ से बच जाएगा 6 इक्वल टू 0। देखिए एक ब्रैकेट ये है और दूसरा वाला ब्रैकेट ये है। अगर x1 x2 पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नंबर में अगर 9 मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में फिर जोड़ेंगे पॉजिटिव। ये ब्रैकेट है, ये जो वाला ब्रैकेट है यहाँ पे 9 ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस 6, ये तो कभी 0 होने से ना रहा। इसलिए मजबूरी में क्या है कि यही वाला ब्रैकेट 0 होगा, क्योंकि अगर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये है ब्रैकेट, ये है ब्रैकेट, इसमें कुछ नंबर है, इसमें कुछ नंबर है, इक्वल टू 0 है। अगर आपको एक कंफर्म हो जाए कि दूसरा वाला ब्रैकेट कभी 0 नहीं होगा तो निश्चित रूप से ये 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो निश्चित रूप से उसमें से कोई ना कोई एक 0 होगा। दोनों 0 हो सकता है, लेकिन क्या है, अगर एक 0 नहीं है तो दूसरा वाला निश्चित रूप से 0 होगा। इसीलिए यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये वाला ब्रैकेट जो है 0 नहीं है तो यही होगा। इसलिए यहाँ पे x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, यहाँ से हम क्या पा गए, x1 इक्वल टू x2। फंक्शन क्या हो गया, इसलिए फंक्शन 1 1 हो गया, 1 1 है, हो गया। चलिए अब दिखाते हैं आंटू। आंटू का ही ज़्यादा बड़ा खेल है। आंटू निकल गया तो हमारा फंक्शन वहीं पे इन्वर्स भी निकल जाता है, लगे यार। यानी कि जो इन्वर्स निकालते हैं वो जो आंटू वाला प्रोसेस है, जैसे आंटू निकलेगा वैसे मेरा काम ख़त्म। यानी कि फंक्शन इन्वर्टिबल भी है और जो इन्वर्स होगा वो तुरंत लिख दिया जाएगा। मेन काम जो है यही 1 1 और आंटू। इसीलिए हम एक्सरसाइज 1.2 उतना ज़्यादा नहीं कराएं, क्योंकि वहाँ पे भी 1 1 आंटू 1 1 आंटू 1 1 आंटू सारे क्वेश्चन करने थे। वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया कि 1 1 होता क्या है, एक मैपिंग द्वारा भी समझाने का प्रयास किए। सवालों को जब लगाने की बारी आई तो हम 1.3 में सीधे चले आए। क्लियर है? वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अच्छा ना क्यों नहीं लगेगा कि इतना डिटेल में समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। ये हमारा जो है, हाँ आंटू क्या है, दूसरा जो आच्छादक चेक करना है। जितने सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे हैं देख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। यहाँ से हम क्या करेंगे, माना एक एलिमेंट ले लेंगे, कहाँ से, कोडोमेन से, ठीक है। अगर हम y यहीं से अटेंडम ले लें तो कोई एक एलिमेंट y से कनेक्टेड मिल जाए इसमें, क्लियर है, कनेक्टेड मिल जाए। तो अगर ये अटेंडम एलिमेंट है तो वो प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमें क्या मिल जाएगा, कनेक्शन मिल जाएगा, यानी कि फंक्शन आंटू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यही होता है fx ही हमारा क्या होता है, y होता है, fx ही होता है हमारा y। यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो आंटू निकालने के लिए करते क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, y की वैल्यू क्या है, आप किसी को भी समझा सकते हैं कि आंटू और 1 1 का कितना इम्पोर्टेंट है। y की वैल्यू यहाँ पे x के टर्म में है, तो आंटू निकालने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू y के टर्म में। चलिए y को उधर भेज दीजिए, इधर 0 हो जाए, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y। इसको इधर पहले कर देते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इक्वल टू 0। ये इसको और अच्छे से कर दें, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस कॉमन ले लें, ये 5 प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए ये द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे, क्लियर है। द्विघात समीकरण अगर भूल गया तो फिर से हम रिमाइंड करा देते हैं। अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होता है, x की वैल्यू जो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4। इसी एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, समय को ज़ाया नहीं रखना है। x की वैल्यू अगर प्लस माइनस लेते हैं तो दो वैल्यू निकल के आती है। x स्क्वायर का जो गुणांक होता है a, x का गुणांक ये पूरा का पूरा जो है कांस्टेंट होता है विदाउट x वाला। क्लियर है, तुरंत रिवाइज हो गया। फॉर्मूला यही बैठाएंगे। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 है, जो b की वैल्यू है ध्यान दीजिएगा 6 होगा, और जो c होगी, c की वैल्यू होगा पूरा माइनस होगा, माइनस 5 प्लस y के साथ a b c निकल गया। x की वैल्यू क्या, फार्मूला माइनस b यानी कि माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4a की वैल्यू क्या है 9, और c की वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है, ठीक है,
सी की वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव तो प्लस हो जाएगा ये 5 प्लस वाई, क्लियर है, अपान में यहाँ पे 2a, ए की वैल्यू 9, फार्मूला लिखा है सीधाचार फार्मूले पे। x की वैल्यू है -6 प्लस माइनस अंडर रूट। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ये चीज़ तो हम नहीं सिखा सकते ना, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। सेशन जरूर लंबा हो रहा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये, और भी इसके बाद थोड़ा हल्के क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए यहाँ पे हो गया 36, क्या हुआ भाई 36, चलिए 36 हो गया, यहाँ पे 9 चौको 36 है, यहाँ पे हो गया 5 प्लस वाई, क्लियर है, यहाँ पे हो गया 9 दूना के 18। देखिएगा इसको कैलकुलेट करने में गड़बड़ ना हो। 36 आप अंदर ही अंदर कॉमन ले लीजिए, 36 अगर आप कॉमन लेते तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई अपान में यहाँ पे हो जाएगा 18। 36 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 वाई है, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा बाई, यहाँ पे 18। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 है, 6 है, आप 6 कॉमन निकाल लीजिए, 6 -1 प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 6 बाई 18, यहाँ से काट देंगे 3 हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा 3। तो क्या चीज़ है, x की वैल्यू क्या आई -1 प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 6 बाई 3। लगभग आपको दिख रहा है, जो हमें प्रूफ करना था हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। लेकिन x यहाँ पे ये चीज़ नेगेटिव साइन कभी नहीं लिया जाएगा। अगर ये -1 हो जाए, माइनस हो जाए तो ये पूरा नंबर ही नेगेटिव आएगा, और x कभी भी नेगेटिव नहीं है क्योंकि r प्लस है, ठीक है। r प्लस क्या होता है, r प्लस ये होता है 0 से इन्फानाइट, क्लियर है, r प्लस जो है 0 से इन्फानाइट, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिया जाएगा, तो मजबूरी है आपको प्लस साइन लेना, क्योंकि x तभी पॉजिटिव हो पाएगा। इसको देख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। धनात्मक वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है r प्लस, तो यहाँ से है x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्लस ली जाएगी, यानी कि प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6 बाई क्या है 3 है। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि नेगेटिव नंबर पहले पॉजिटिव नंबर बाद में, पॉजिटिव को पहले लिख दीजिए, y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3। एफ एक्स ही है, एफ एक्स हमारा क्या था y, f को इधर भेजेंगे तो f इनवर्स y हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ हमारा क्या हो गया, ये आंटू हो गया, ठीक है, यानी कि फॉर, अरे यार ये चीज़, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फानाइट। इन्फानाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, इसको पहले नोट कर लीजिए। इतना बहुत बच्चों की शिकायत रहती है कि सर ये जो है हो नहीं पाता, 1 घंटे का लेक्चर हो गया क्या। चलिए -5 से इन्फानाइट हो गया, y बिलोंग्स टू -5 से इन्फानाइट। जितना क्वेश्चन आज हो जाए, एक आध क्वेश्चन और हम एक आध सेशन में ले लेंगे तो गॉ फॉक मेरा काम हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन गॉ फॉक का भी कर दे रहे हैं। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट x सच दैट y के प्रत्येक मान के लिए जो कि -5 और इन्फानाइट के बीच में होगा, हम एक ऐसा x प्राप्त कर पा रहे हैं, एक ऐसा हमें x मिल जा रहा है इस तरह से कि x इक्वल टू क्या है अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 बाई 3। यही हमारा क्या है आंटू कंडीशन है। अगर फंक्शन 1 आंटू हो गया तो तुरंत लिख दीजिएगा, इसलिए हमारा फंक्शन व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है, क्लियर है। अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इसका इन्वर्स कुछ नहीं, एफ एक्स है ना, यही हमारा क्या है एफ इन्वर्स वाई है, हो गया। तो ये तो बहुत आसान है, y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3 ये फंक्शन का इन्वर्स होगा। यही हमें प्रूव भी करना था। ये क्वेश्चन में आपके, ये क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से करेंगे, बहुत आसान है, फलन एक ही है, इसका प्रतिलोम भी निकालना है। चलिए कुछ आसान क्वेश्चन भी करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 और 14,
क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ इजी क्वेश्चन किया जाएगा, थोड़ा सा सेशन ज़रूर बड़ा हुआ है लेकिन इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14, बाकी और जो एक एक नंबर के सवाल हैं ये सब बड़े बड़े हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप सभी स्क्रीन पे दिख रहा है। बुक तो है ये है आपके पास। अरे किताब लिए कि नहीं लिए भैया? ले लीजिए। कब लेंगे किताब? इतना आसान टॉपिक बता रहे हैं, है बहुत कठिन लेकिन इतना इजी वे में हम बता रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ रहे हैं। और हम बोले थे पहले दिन कि रिलेशन फंक्शन में सिलेक्टेड क्वेश्चन किया जाएगा, इसमें तो बहुत क्वेश्चन है, ये सब आते हैं नहीं। आपको मेन जो है 1 1 और 2 और बहुत पूछता है तो गॉफ वॉक पूछ देता है और एक आध नंबर में पूछ देता है कि कोई बताइए कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांसिटिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, बस इतना ही। होने के लिए बहुत कुछ है। एक फंक्शन R से R में डिफाइन है, यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में डिफाइन है। f(x) = 3 - x³ पूरे के पावर 1/3। तो हमें फंक्शन ऑफ फंक्शन ये बताना है फॉफ, ठीक है। अगर ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव है, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है तो इसको कर लेते हैं। सॉल्यूशन देख लें, सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ ये चीज़ कैसे डिफाइन होता है, ये होता है पहले ऑपरेट होगा जो बाद में है, यानी कि इस तरह से। क्लियर है? आप देखिए f ऑफ f(x) है क्या, ये चीज़ है। स्टार इक्वेशन दे दीजिए इसको, ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा इसको ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, ये हो जाएगा 3 - x³ पूरे के पावर 1/3। क्लियर है? आप देखिए अब ये पूरा हमारा x की तरह काम करेगा, कैपिटल पूरा x मान लीजिए, ठीक है। तो अगर x मानेंगे तो f(x) = 3 - x³ पूरे के पावर 1/3 है, तो कैपिटल x हो जाएगा तो क्या होगा 3 - कैपिटल x³ पूरे के पावर 1/3। यहाँ पे कैपिटल x है क्या, ये चीज़ है पूरा, ठीक है। आप रखिए कैपिटल x, यहाँ पे हो जाएगा 3, कैपिटल x क्या है 3 - x³, ठीक है, पूरे के पावर 1/3। ये जो चीज़ है यहाँ पे ये वाला 3 हो जाएगा, अब पूरे के पावर 1/3 ये हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, हो तो गया है। यहाँ पे देखिए ये 3 - ये x³, ये 3 या 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा फाइनली 3 - x³ पूरे के पावर 1/3, ठीक है। ये चीज़ देखिए 3 - 3 प्लस x³ हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 1/3, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा x³ 1/3, तो फाइनली हो जाएगा x। कौन सा ऑप्शन सही है? यहीं पे बहुत कंफ्यूज हुए हैं लोग। देखिए अगर हम बात करें x के पावर m है और यहाँ पे 1/m है, ये क्या होता है x पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये चीज़ हो जाएगा जस्ट लाइक एक कट गया है। क्लियर है? x इस पूरे चीज़ को समझिए, x है, x के पावर 1/3 इंटू 3 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 3 कट गया, 3 - x³ आ गया है। अब ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब ब्रैकेट खोले हैं तो ये चीज़ आ गया फाइनली x। आपका ऑप्शन नंबर C है, ऑप्शन नंबर C सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फंक्शन दिया है, द्वारा परिभाषित एक फलन है, तो f का प्रतिलोम क्या होगा, f का प्रतिलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 वही है, इन्वर्स का ज़्यादा खेल है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक फंक्शन r - 4/3 से r में इस तरह से डिफाइन है f(x) = देखिए इसका देने का मतलब क्या है, बहुत बच्चे इसी में कन्फ्यूज जाते हैं, ये क्या चीज़ है। देखिए जो फंक्शन का डोमेन है, जो d है, वो पूरा का पूरा रियल नंबर है, लेकिन कह रहा है कि सब कुछ लीजिए लेकिन -4/3 नहीं लीजिए, यानी कि पूरे रियल नंबर में से -∞ से +∞ में जितने भी सारे नंबर होंगे उसमें -4/3 होगा, उसको आपको नहीं लेना है, माइनस कर दिया गया है। इसके कहने का मतलब ये है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि अगर x = -4/3 पे अगर फंक्शन की वैल्यू देखा जाए तो 4 इंटू, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए, ज़रूरी है, -4/3 यहाँ पे हो जाएगा -4/3 + 4, ये कट जाएगा, -4 + 4 क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 0, 0 किसी भाग देंगे इनफाइनाइट, यानी x = -4/3 पे फंक्शन की जो वैल्यू है इनफाइनाइट है,
यानी कि x इक्वल टू -4/3 पर जो y इन्फाइनाइट आ रहा है, ठीक है। अब y हमारा इन्फाइनाइट क्या है, अपरिभाषित है। x की किसी भी वैल्यू पे अगर फंक्शन हमारा परिभाषित नहीं होता है, वो जो है वो वैल्यू x की वह वैल्यू डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, वो काट के निकाल दिया जाता है बाहर। क्लियर है? तो इस चीज़ को समझने के लिए तो फंक्शन में इसमें कह रहा है कि एफ इनवर्स निकालना है, कुछ नहीं करना है, एफ इनवर्स निकालना है सीधे। इसी को रिप्रेजेंट कर दिया जी से, तो ऑप्शन इसमें चेक करना है, तो एफ इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन देखिए, y मान लेंगे, सब कुछ वही करना है, 3x + 4, x की वैल्यू y के टर्म में करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3xy हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4y, यहाँ पे हो जाएगा 4x। इस x को इधर लाइए, 3x - 4x, इसको हो जाएगा -4y, x कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3y - 4y। ये चीज़ भी आना चाहिए, x इक्वल टू हो जाएगा -4y अपान में 3y - 4। अगर माइनस ऊपर है, माइनस नीचे से कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस ये हो जाएगा 3y। यही तो होगा इन्वर्स, यही क्या होगा, f इन्वर्स हो जाएगा। f इन्वर्स y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4y अपान में, कैलकुलेट कर रहे हैं आप, ऑप्शन देख लीजिए। इसी को ना f इन्वर्स y को g से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये f इन्वर्स y जो g है तो ये gy हो जाएगा फाइनली, gy इक्वल टू 4 माइनस 3y। ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो है 4y अपान में 4 माइनस 3y, ऑप्शन क्या है, बी है, ठीक है, ये ऑप्शन बी है। इस तरह से इन्वर्स पे भी कुछ काम हुआ, कुछ कंपोजिशन पे भी काम हुआ, फंक्शन का कंपोजिशन। आपके एग्जाम्पल में मैं बता दूं, आपके एग्जाम्पल में और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बीच बीच में आते रहेंगे, तो उसको कैलकुलेशन बहुत लंबा हो गया। एक छोटा सा हम क्वेश्चन करते हैं, 1 नंबर का, 1 नंबर का हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1.3 का पहला 1.3 का पहला क्वेश्चन हम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। 1.3 का पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। बहुत बच्चे यही सोच रहे होंगे कि इतना सब क्वेश्चन बताने के बाद अब जाके सर जो पहला क्वेश्चन, ये सब 1 नंबर में आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर में है, दूसरा भी क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, तीसरा भी क्वेश्चन 1 नंबर का। इसके बाद वाले जितने भी सब क्वेश्चन थे ना, वो सब ज़्यादा नंबर वाले थे, यानी कि 8 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर नहीं 5 नंबर और 2 नंबर 1 नंबर, तो 5 मिनिमम 5 नंबर, अदरवाइज 8 नंबर में भी क्वेश्चन जा सकता है। आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, इसको देख लीजिए। एक फंक्शन हमारा सेट ए से सेट बी में, सेट ए है 1 3 4, यहाँ पे 1 2 5। एक फंक्शन जी है जिसका जो डोमेन है 1 2 5 है, वो डोमेन है 1 3। देखिए यहाँ पे फंक्शन एफ जो है इस तरह से डिफाइन है कि 1 1 2 3 5 4 5। इसका मतलब समझ रहे क्या है कि 1 का पेयरिंग 2 से है, 3 की पेयरिंग जो है 5 से है, 4 का 1 से है। इसको हमें बताना है, इस फंक्शन में बताना है गॉफ, गॉफ यानी कि जी ऑफ एफ एक्स। बहुत आसान है। इसको आप क्या करिए, एक मैपिंग द्वारा, यहाँ पे क्या है भाई, इसको आप ए मान लीजिए, 1 3 4। इस चीज़ को आप मान लीजिए बी, बी क्या है, यहाँ पे 1 है 2 है 5 है। और इस चीज़ को आप मान लीजिए सी, सी क्या है, यहाँ पे 1 है 3। ए देखिए, ए से बी में एक फंक्शन हमारा क्या है, एफ है, और यहाँ से इस फंक्शन में हमारा क्या है, ये फंक्शन जी है। सेट बी से सेट सी में, यानी कि 1 2, देखिए जो फंक्शन जो जी है, होता क्या है कि जहाँ से शुरुआत अंत हो रहा है वहीं से ये फंक्शन शुरू हो जा रहा है। इसमें क्या है कि 1 का जो इमेज है, ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन 1 का इमेज है वो 2 है, ठीक है, और 3 का इमेज क्या है, 5 है, बहुत बढ़िया, और 4 का इमेज क्या है, यहाँ पे 1 है। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो हमें गॉफ बताना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 का, अब जी देखिए, जी जो जुड़ा है 1 जुड़ा है 3 से, 1 का जो इमेज है 3 से, ठीक है, 2 का क्या है 3 से है, और 5 का क्या है 1 से है। अब ध्यान दीजिए, तो जब हमें गॉफ बताना है तो डायरेक्ट ये जो चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गॉफ, यानी कि जी ऑफ एफ।
अब देखिएगा, अब हम देखेंगे कि 1 जुड़ा है 2 से, 2 जुड़ा है 3 से, तो फाइनली जो 1 हमें मिला कहाँ मिला, कनेक्शन 3 से। तो ये जो गॉफ होगा, ठीक है, ये जो गॉफ होगा ये हमारा 1 जुड़ा है 2 से, 2 जुड़ा है 3 से, फाइनली 1 का यहाँ पे हो जाएगा 3 से। आंसर देखिएगा, 3 जुड़ा है 5 से, 5 जुड़ा है 1 से, इनडायरेक्टली हमारा 3 जुड़ गया 1 से। देखिए 3 5 से, 5 1 से, तो 3 हो गया 1 से। क्लियर है, 3 हो गया 1 से, और 4 जुड़ा है 1 से, और 1 जुड़ा है 3 से, ठीक है, तो फाइनली 4 जुड़ गया 3 से, हो गया काम, 4 जुड़ गया 3 से, यही हमारा क्या हुआ, गॉफ हो गया। क्लियर है। अगर यहीं पे फॉग पूछ दे, FOG, उल्टा चलेंगे, ठीक है, FOG, ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये हमें उल्टा चढ़ना पड़ेगा। गॉफ इसमें हमें 1 का पेयरिंग 5 से है, 5 का 3 से है, तो 1 का 3 से हो जाएगा। क्लियर है, 1 का 3 से हो जाएगा। 3 जुड़ा है 1 से, 1 जुड़ा है 4 से, तो 3 जुड़ जाएगा 4 से, तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। फिलहाल हमको जो पूछ रहा है हम उसी फोकस करते हैं। तो ये मैपिंग द्वारा भी हमारा क्या हो गया है, आंसर 1 नंबर का है ये। क्लियर है, 1 नंबर का तुरंत हो गया। इसी तरह से बहुत क्वेश्चन फंसाने के लिए जो है एग्ज़ाम में दे देता है, तो आपको फंसना नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरा रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा और आखिरी आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा में 2 हिस्सा है, पहला और दूसरा। तीसरे का ये पहला क्वेश्चन है, इसमें गॉफ और फॉग पूछ रहा है। फंक्शन fx हमारा मॉड x है, gx हमारा डिफाइन है मॉड 5x - 2, ठीक है, तो बहुत आसान तो है। गॉफ ये क्या डिफाइन है, कैसे, पहले ऑपरेट हो जाएगा fx पे, यानी कि जो लास्ट में उस पर ऑपरेट हो जाएगा। fx क्या है भाई, हमारा मॉड x। क्लियर है। अगर gx क्या है, x की जगह ये है, तो मॉड 5x - 2, अगर x की जगह मॉड आ जाए तो जहाँ जहाँ हमारा x दिख रहा है वहाँ क्या हो जाएगा, मॉड x हो जाएगा, -2 पूरे के मॉड हो गया, x की जगह मॉड, यही तो हो गया। इसी में हमें क्या दूसरा चीज़ बता देना है, फॉग, ठीक है, ये क्या हो गया, फॉग यानी कि gx पहले ऑपरेट हो जाएगा gx पे। gx है क्या, ये चीज़, f बाहर आने दीजिए, मॉड 5x - 2। अब देखिए ये पूरा चीज़ x समझिए, f ऑफ x हमारा क्या है, अगर इसको डाउट हो रहा है, जब ज़्यादा इसको x समझिए। fx हमारा क्या है, अगर स्मॉल x है तो मॉड स्मॉल x है, कैपिटल x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड कैपिटल x। आई है क्या, ये जो चीज़ है ये पूरा है। 2 बार मॉड लगाने का मतलब है, कोई मतलब नहीं है, वो एक ही बार हो जाता है, ठीक है, ये मॉड एक ही बार हो जाएगा, -2। ये मॉड x है, फिर मॉड लगाएंगे तो एक ही मॉड का मतलब होता है। हो गया, यही आंसर हुआ, गॉफ और फॉग हो गया। इसमें देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, लगभग जो है एक्सरसाइज 1.3 के लगभग सारे सवालों को हल कर लिया गया है, और कोई 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। अब आप देखे होंगे कि जो है 1.2 के सारे सवालों में 1 ऑन 2 ही करना था, वो सारा काम हम तो यहाँ कर ही रहे हैं। इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1.3 के 2-3 क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए, फिर से वही काम करना है। फॉग क्या है, ये f ऑफ gx, हम चाह रहे हैं कि आज ही इस पूरा खत्म हो जाए। क्या gx क्या है भाई, x के पावर 1/3। अब देखिए जहाँ जहाँ अब f ऑफ x, ये x की तरह काम करेगा। x हमारा कैसे डिफाइन है यहाँ पे 8, अगर x है तो यहाँ पे x की पावर क्यूब है, तो ये पूरा x की जगह काम करेगा, x के पावर 1/3 पूरे के पावर क्यूब। फाइनली क्या हो जाएगा 8, ये पावर मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा 8x, आंसर हो गया। उसी तरह से दूसरा क्या है, ये चीज़ निकाल सकते हैं, ये fx क्या है हमारा 8x3, ठीक है। g ऑफ x, ये x की तरह काम करेगा, और gx हमारा x के पावर 1 में, तो ये हो जाएगा 8x3 पूरे के पावर 1/3, ये भी 8x आ गया। तो कभी कभी हम बोल लेते हैं ना, फंक्शन इस तरह से अगर डिफाइन हो कि गॉफ और फॉग बराबर आ जाता है, तो इसमें बहुत परेशानी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर आ गए। तो जब इस तरह से चीज़ें होती हैं तो
अमूमन हमेशा नहीं होगा कि गॉफ फॉग बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है इस तरह से डिफाइन के बराबर हो जाता है। तो ये रहा कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जो आपको हम बताने का प्रयास किए। अगर हम सफल हो गए होंगे तो आप जो है मुझे सूचित करिएगा, कमेंट करिएगा कि सर आपने मुझे इस चैप्टर में बहुत डाउट था लेकिन आपने जो पढ़ाया तो मुझे डाउट क्लियर हो गया, तो मुझे बड़ी प्रशंसा होगी। क्योंकि तम बहुत मौसम देख ही रहे हैं कितना गर्मी पड़ा है, पंखा जो चल रहा है 2 नंबर में हम चला के बना रहे हैं वीडियो, और लाइव वीडियो तो यहाँ बहुत मुश्किल है क्योंकि नेट का बहुत इश्यू रहता है यहाँ। तो हम लोग सोचते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो पढ़े तो नेट का इश्यू नहीं रहेगा कि बीच बीच में वीडियो रुकता है तो ना पढ़ने में मज़ा आता है ना पढ़ाने में, तो ये ज़्यादा बेहतर है। और जो भी समस्या है आप टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर ये बात है, लेकिन आपके टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें होना चाहिए। टेलीग्राम पे मेरा नाम सुधीर कुमार राजभर है, सुधीर कुमार राजभर है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक ना। हम भी जुड़े हैं आप ही की तरह। और बहुत ज़्यादा, और एक चीज़ और बता दें, बहुत बच्चे जो है, चलिए छोड़िए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सेशन। आज जो है हम और भी इसके एग्जाम्पल जो हैं गॉफ फॉग के, इसमें क्वेश्चन बहुत दिए हैं, तो उसके आपको उस क्वेश्चन को करना है। 1-2 क्वेश्चन बीच बीच में हम लोग करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि अब कॉन्सेप्ट सीख किया है ना, तो ओवरऑल हम एक चीज़ और हम बता दें कि इस पूरे एक्सरसाइज में क्या क्या था। एक संबंध था, संबंध को मैंने डिफाइन किया, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन किया गया, ठीक है। उसके बाद फलन क्या है, फलन को मैंने डिफाइन किया, कैसे फलन की कंडीशन क्या है, ठीक है। फलन कितने प्रकार के होते हैं उसको मैपिंग के द्वारा, 1-1 कैसे निकालते हैं, आंटू कैसे निकालते हैं, और जब कोई फंक्शन 1-1 आंटू होता है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, और इन्वर्टिबल होता है तो उस फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। और साथ में ये भी बताएं कि 2 फंक्शन का कंपोजिशन गॉफ और फॉग कैसे निकाला जाता है। इतना सारी चीज़ें आपको मैंने इस 4 लेक्चर में बताने का प्रयास किया। कितने लेक्चर में? 4 लेक्चर, 4 या 5 लेक्चर हुआ है। तो ये जो है 3 एक्सरसाइज, 1.4 नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। 1.4 पूरी तरह से हट गया है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड हर जगह से हट गया है, क्योंकि ये बीएससी का पोर्शन है। बीएससी या बीटेक जब आप करेंगे तब वहाँ का पोर्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको सेशन पसंद आया तो अब हम जो है कह रहे हैं कि जो बच्चे अब नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ रेड बटन दिख रहा है वहीं को दबा लें, और बगल में घंटी भी है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 7:45 पे आपको प्रतिदिन शाम को हम मिलेंगे कुछ परेशान करते हुए गणित के कुछ सवालों को लेके, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।